हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बंक टू ब्रेन्स। तो आज हम करने वाले हैं PSLA का यूनिट नंबर 2 दैट इज़ बेसिक स्टैट्स। यूनिट नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। तो पहले यूनिट 1 देखना एंड उसके बाद ही यूनिट 2 देखना, ठीक है। तो पहला टॉपिक है मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो जो भी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं लाइक एक्स, उनके मोमेंट्स निकालने हैं। फर्स्ट है RH सेंट्रल मोमेंट ऑफ एक्स, यानी कि द मोमेंट अबाउट ओरिजिन. It is denoted by mu r prime. And then we have RH central moment of x, moment about mean, that is denoted by mu r. ठीक है, and RH moment of x about a is some point, that is moment about a some point. ठीक है, so mu r prime का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो स्लैश है ऊपर, ये इसको हम प्राइम से मतलब ऐसा करके बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर आर, एक्स टू द पावर आर बाहर किया, सिग्मा एक्स टू द पावर आर एंड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, एंड फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल विल इंटीग्रेटेड विद द फंक्शन। एंड वैसे ही म्यू आर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू टू द पावर आर, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस म्यू टू द पावर आर इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ओके, और फॉर कॉन्टिन्यूस variables x minus mu to the power r into the function. Now we have expectation of x minus a to the power r, that is sigma x minus a to the power r into the probability, and for continuous will integrate it with the function. तो कुछ वैल्यूज निकाल के देखते हैं rth मोमेंट ऑफ x की। mu1 प्राइम दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, दैट इज म्यू, दैट इज द मीन, एंड mu2 प्राइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। और rth सेंट्रल मोमेंट mu1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू, क्योंकि कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट ओनली। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो हमें पता है म्यू होती है, तो म्यू माइनस म्यू क्या हुआ? 0। mu2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, बिकॉज r यहाँ पे 2 है, ये वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है। mu3 की पावर 3 आ जाती है, mu4 की पावर 4, क्योंकि r 4 होगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वेरिएंस है म्यू2 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है म्यू2 प्राइम, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है म्यू1 प्राइम का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन भी है हमारा एक तरीके सा कि म्यू2 इज इक्वल्स टू म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का होल स्क्वायर। इसको याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू आर प्राइम, म्यू1 इज इक्वल टू 0, ये तो ऑलवेज है, चाहे कुछ भी हो वो तो 0 ही आएगा। म्यू2 होता है म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का होल स्क्वायर। म्यू3 होता है जब हम इसको ओपन कर दें a माइनस बी टू द पावर क्यूब के फॉर्मूले से, तो ये आ जाएगा म्यू3 प्राइम माइनस 3 टाइम्स ऑफ म्यू1 प्राइम म्यू2 प्राइम प्लस 2 टाइम्स ऑफ म्यू1 प्राइम का क्यूब। और म्यू4 जब हम इसको ओपन कर देते हैं तो म्यू4 प्राइम प्लस 6 टाइम्स ऑफ म्यू1 प्राइम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई म्यू2 प्राइम माइनस 4 टाइम्स ऑफ म्यू1 प्राइम म्यू2 प्राइम माइनस 3 टाइम्स ऑफ म्यू1 प्राइम का होल 4। आइए इसको क्वेश्चन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है 3/4 जब x1 है और 1/4 जब x2 है। हमें चाहिए थर्ड मोमेंट ऑफ x और थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ x। थर्ड मोमेंट ऑफ x चाहिए मतलब कि म्यू3 प्राइम चाहिए, और थर्ड सेंट्रल मोमेंट मतलब म्यू3 चाहिए। दोनों के फॉर्मूले से हम दोनों चीज़ें निकाल लेंगे। अब हमें पता है म्यू3 प्राइम क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब, r3 है तो x क्यूब, तो सिग्मा एक्स क्यूब इंटू पी एक्स। तो एक्स का क्यूब करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और सबका सम कर देंगे। एक्स का क्यूब करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, देन एक्स का क्यूब करके प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई और सिग्मा, तो 11/4 हमारा आंसर आ गया। वैसे ही जब हम म्यू3 निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू टू द पावर क्यूब ये होता है। अब म्यू निकालेंगे सबसे पहले। म्यू होता है सिग्मा एक्स आई पी है, ये तो नॉर्मल मीन होता है। सिग्मा एक्स आई पी है तो 1 इंटू 3/4 प्लस 2 इंटू 1/4, 5/4 तो हमारा मीन आ गया। तो x माइनस मीन करेंगे, फिर उसका होल क्यूब करेंगे, फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सबका सिग्मा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 5/4 का क्यूब इंटू 3/4 और 2 माइनस 5/4 का क्यूब इंटू 1/4। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3/32। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो कि है MGF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x हैविंग द प्रोबेबिलिटी फंक्शन fx। तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं MXT, यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx। अब e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? x 1
प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे करके हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। यहाँ पे टी भी है तो हम टी स्क्वायर टी क्यूब भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मैंने इसको एक्सपैंड किया, फिर मैंने एक्सपेक्टेशन अंदर हर वाले से मल्टीप्लाई करी। 1 की तो 1 ही रहेगी, कॉन्स्टेंट की कॉन्स्टेंट रहती है, तो टी भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो टी बाहर आ गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम म्यू 1 प्राइम कहेंगे, एक्स स्क्वायर को म्यू 2 प्राइम कहेंगे, एक्स 3 को म्यू 3 प्राइम कहेंगे। तो हमारा MGF एक तरीके से ये आ गया। तो हमने यहाँ से देखा, ट्रेंड देखा कि जो म्यू आर प्राइम होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ टी आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। जैसे म्यू 1 प्राइम है अगर, तो वो कोफिशिएंट हो जाएगा टी टू द पावर 1/1 यानी कि टी का, ये रहा। म्यू 2 प्राइम है तो टी स्क्वायर बाय 2 का, म्यू 3 प्राइम है तो टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल का, तो ये उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब जैसे MGF है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, तो उसका अगर हम डी आर डिवाइड बाई डी टी की पावर आर करेंगे तो भी हमारा म्यू आर प्राइम की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में अगर MGF दे रखा है और आपको म्यू आर प्राइम की वैल्यू पूछे तो आप कोफिशिएंट से और डिफ्रेंसिएशन आर के पावर से निकाल सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू एक्स व्हेन 0 से 1 है, 2 माइनस एक्स है फंक्शन जब 1 से 2 है, तो हमें MGF निकालना है। MGF हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx है, तो हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए निकालें क्योंकि हमें फंक्शन ये वाला दे रखा है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए निकालेंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय fx dx कर देंगे। जब 0 से 1 है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से 2 है तो 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको लेंगे, सेकेंड फंक्शन इसको लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, प्लस दोबारा से ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, ये सेकेंड फंक्शन है हमारा। फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन। इस सबको सॉल्व करके ये मेरा आंसर आया। आप अपने आप सॉल्व करके देख लेना और आंसर को मैच कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है अरिथमेटिक मीन, एक्स बार और म्यू। ठीक है, ये होते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन, मीडियन, मोड ये सब देखेंगे। मीन है हमें पता ही है, सिग्मा FI XI FI में होता है। ग्रुप डाटा क्या होता है, जब आपको x दे रखा हो, f दे रखा हो, ये आपका ग्रुप डाटा हो जाएगा। यहाँ पे आप FI XI करोगे और सिग्मा FI से डिवाइड करोगे, और अनग्रुप्ड होगा तो सिग्मा XI डिवाइड बाय n। जैसे मान लो आपको ऐसे दे रखा है, ये आपका अनग्रुप डेटा दे रखा है, तो इसमें इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 थी ना मेरी ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाय 5 कर दूंगी मैं, n 5 ऑब्जर्वेशन थी। ऐसे ही मीडियन निकालते हैं, जो ग्रुप डाटा होता है उसमें हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जहाँ पे L हमारी लोअर लिमिट होगी क्लास की। क्लास ऐसे होते हैं जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एग्जाम्पल, ये क्लासेस का एग्जाम्पल होता है। तो आप मीडियन निकालोगे, जहाँ पे n/2 फॉल करेगा वो वाली क्लास लोगे। n मतलब जो भी हमारे टोटल वो है फ्रीक्वेंसी का समय, सिग्मा FI है यहाँ पे n, ठीक है। तो जो भी सिग्मा FI आएगा उसको डिवाइड बाई 2 n/2 माइनस C डिवाइड बाय द फ्रीक्वेंसी इंटू h। h यहाँ पे क्या है, हाइट है क्लास की। जैसे 10 to 20 अगर है तो क्लास की हाइट यहाँ पे 10 है, तो h 10 है, और L है लोअर लिमिट। जैसे 10 to 20 हमारी क्लास है तो 10 उसकी लोअर लिमिट है और 20 उसकी हायर लिमिट है। तो हम उस क्लास को कंसीडर करेंगे जिसमें n/2 फॉल करेगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जो मीडियन क्लास से पहले वाले की होगी वो मैं आपको निकालना सिखाऊंगी अभी क्वेश्चन में। अनग्रुप डाटा होगा तो ऑड नंबर का n+1/2th टर्म कर देंगे, वरना n/2th टर्म और n/2 की अगली टर्म। मॉड कैसे निकालते हैं, z से डिनोट करते हैं हम। ग्रुप्ड डेटा में ऐसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है जिसमें L हमारी लोअर लिमिट होगी मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास मतलब जो भी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उस क्लास की, उस क्लास को हम मॉडल क्लास कहेंगे। फिर उसकी लोअर लिमिट निकालेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाली की फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद वाली की फ्रीक्वेंसी और h उसका साइज़। अनग्रुप डेटा बहुत ईजी है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो बार बार रिपीट हो रहा होगा उसको हम मोड करते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो आपने पहले स्कूल टाइम में भी पढ़ रखा होगा, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ये स्टार है, इसको याद कर लो। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। जैसे ये मुझे डेटा दे रखा है, मुझे मीन मीडियन मोड निकालना है, तो मैं ऐसे अपनी टेबल बना लूँगी। यहाँ पे मैंने x लिखा, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी, सिग्मा FI कर लिया, 50 आ गया, n की वैल्यू 50 आ गई। मैंने FI XI कर लिया,
फिर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी की मदद से। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाला एज इट इज़ लिखते हैं, सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले के सम करके 12 + 4 16, फिर 20 + 16 36, 10 + 36 46, 4 + 46 50, ऐसे करके सम करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, फिर मैंने सिग्मा एफ आई एक्स आई भी कर लिया, 1730 आ गया। मीन निकालने के तो मुझे सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई करना है, दैट इज 1730 डिवाइड बाई 50, तो मेरा मीन आ गया 34.6 मार्क्स। अब मीडियन के लिए मेरे को n/2 देखना है। n मेरा 50 था, मैंने आपको कहा था सिग्मा एफ n होगा आपका सिग्मा एफ आई, तो 25th आइटम। तो अब हमें देखना है कि 25th कहाँ सबसे ज़्यादा किसके अराउंड है। 25th सबसे ज़्यादा अराउंड है 36 के, 25 से 25 से बड़ा है 36 उसके सबसे ज़्यादा अराउंड हुआ, तो हम इसको जो है अपनी मीडियन क्लास कंसीडर करेंगे। ठीक है, मीडियन क्लास कंसीडर करने के लिए 35 30 to 40, ये मैं आपको बताना भूल गई, जैसे 10 to 20 क्लास है तो 50 मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट 25, इसका मिड पॉइंट 35, इसका मिड पॉइंट 45, इसका मिड पॉइंट 55, ऐसे करके हम x लिखते हैं। ठीक है, अब 30 to 40 क्लास को मैंने अपना मीडियन क्लास मान लिया। लोअर लिमिट इसकी 30 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 16 है क्योंकि इससे पहले वाली क्लास की 16 है, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 20 और इसकी हाइट 10 है। मैंने फॉर्मूले में सब कुछ पुटअप करा तो मेरे पास आंसर आ गया 34.5 मार्क्स, हमारा मीडियन आ गया। ऐसे ही मैं मोड भी निकालूंगी। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? इसकी हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, बाई चांस 30 to 40 की है हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, देख लो 20 इसकी हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, तो मैंने इसी को ही अपना मॉडल क्लास माना है। इसकी लोअर लिमिट 30, हाई लिमिट 40, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 20 है, इससे पहले वाले की 12 है, इसके बाद वाले की 10 है, इसकी हाइट 10 है। तो मैंने इसको भी सबको फॉर्मूले में पुटअप किया जेड के फॉर्मूले में और मैंने सॉल्व करा, तो मेरे पास 34.44 मार्क्स आ गया। इसको खुद से अपने हैंड से भी सॉल्व करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस उतना ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो मोड भी निकल आया, मीडियन भी निकल आया और मीन भी निकल आया, काफ़ी हद तक आसपास ही होते हैं। अब हम चलते हैं काफ़ी अच्छे टॉपिक पर जो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन as n approaches to infinity and the constant probability of success, that is p, approaches to 0 in a manner that np is equals to m। n इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है और p 0 पे अप्रोच करता है, लेकिन फिर भी n और p के जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक फाइनाइट नंबर ही रहता है जो कि है m। अब हमें पता है पॉइजन का हमारा फॉर्मूला होता है p ऑफ r इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस m इंटू m टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे m की पावर में और नीचे फैक्टोरियल में, r होगा 0 से कुछ भी। जैसे p ऑफ 0 निकाल के दिखाती हूँ, e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर 0 0 0 फैक्टोरियल 1, एनीथिंग पावर 0 1, तो e टू द पावर माइनस m। ऐसे ही 1 का निकालूंगी तो m इंटू e टू द पावर माइनस m, 2 का m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू e टू द पावर माइनस m। ओके, अब हमें पता ही है कि जो सिग्मा PR होता है, यानी कि जो हमारा सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, यानी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़, ये हमेशा 1 होती है। जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तो हमें पता ही है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हमारी 1 होती है। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं? मीन म्यू से डिनोट करते हैं, सिग्मा XI PI से निकलता है ये मीन भी। एक्चुअली बाइनॉमियल के अकॉर्डिंग NP होता है और पॉइजन के अकॉर्डिंग M होता है, तो जो M यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये मीन ही आपका। ठीक है, फिर हमने वेरिएंस निकाली सिग्मा स्क्वायर XI स्क्वायर PI माइनस म्यू का स्क्वायर, ये भी NP होता है और ये भी M ही होता है। तो पॉइजन में मीन और वेरिएंस M ही होते हैं और NP ही होते हैं। ठीक है, NP इक्वल्स टू M तो हमें पता ही है, तो मीन और वेरिएंस सेम होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस यानी अंडर रूट M हो जाएगा, याद कर लो इसको। ओके, मोड ऑफ पॉइजन लाइज बिटवीन M माइनस M1 एंड M, M माइनस 1 और M के बीच में ही लाया करेगा। मूवमेंट्स भी देख लेते हैं एक बारी मोड पॉइजन के। μ1 0 होता है, वो तो हमें हमेशा ही पता है 0 होता है, वो हमने ऊपर अभी देखा कि हमेशा ही 0 होता है वो। μ2 M होगा हमारा मीन या वेरिएंस, μ3 भी M है मीन या वेरिएंस, और μ4 M प्लस CM स्क्वायर। मीन भी M है, वेरिएंस भी M है, μ2 भी M है, μ3 भी M है। ठीक है, रिकरेंस फॉर्मूला होता है कि अगले वाले की प्रोबेबिलिटी हम पिछले वाले की मदद से कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना होता तो। बहुत ईजी है, M अपॉन R प्लस 1। R यहाँ पे ये है, मान लो P ऑफ 1 की निकालनी है तो आप करोगे M अपॉन 1 इंटू P ऑफ 0, यहाँ पर रिकरेंस फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है क्वेश्चंस में। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स अराइविंग ऑन एन इंटरनल ऑफिस इज़ 90 पर आवर। 90 कॉल्स आ रही है हर घंटे में। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि एट मोस्ट 1 से 3 कॉल्स आए इन अ मिनट।
अब 1 घंटे में 90 आ रहे हैं, तो हम मीन निकालेंगे 1 मिनट में कितनी आएंगे 1.5, 90 डिवाइड बाई 60 1.5, और ये हमें वैल्यू भी दे रखी है, बट आप नहीं भी दे रखी हो तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लेना, शिफ्ट करके शिफ्ट दबा के लॉग पे क्लिक करना, वो e⁻ हो जाता है, फिर -1.5 तो उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हमारा मीन आ गया 1.5, तो हमें 1 से 3 कौन सी है एट मोस्ट, तो P ऑफ 1 2 और 3 चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, तो P ऑफ 1 निकालना मैंने 1.5 इंटू e⁻15 -1.5 सॉरी, तो ये आ गया, 2 डाला तो r की जगह 2 डाल दिया, ये आ गया 3, P ऑफ 3 करा तो r की जगह 3 डाल दिया गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो रिकरेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते, एक निकाले तो इससे ये निकाल लिया, इससे ये निकाल लिया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, इन सबको P1 P2 P3 को प्लस कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया 0.711। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फॉलोइंग। कैसे, अभी हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है, एक्स की वैल्यूज और एफ की वैल्यूज दे रखी है। सबसे पहले तो हम इसमें मीन निकालेंगे, सबसे पहला काम है हमारा मीन निकालेगा, सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई 320 और ऊपर 161, तो 0.5 आ गया अप्रॉक्स। मीन एम है, एम की वैल्यू होगी 0.5, अप्रॉक्स वैल्यू ही चाहिए होती है हमें। ठीक है, तो 0.5 आ गई। अब P ऑफ 0 निकालेंगे हम सबसे पहले, e⁻−m, m की पावर 0/0, तो ये आ गया। फिर P ऑफ 1 निकालेंगे, जैसे m/r+1 इंटू P ऑफ 0, फिर m/2 इंटू P ऑफ 1, m/3 इंटू P ऑफ 2, ये कुछ नहीं है, अब इसको बाद में बताऊँगी। P ऑफ 4 है तो 0.5/4 इंटू P ऑफ 3, तो ये आ गया। ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ ऐसे आ गई। अब हमें जब इसको फिट करना होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना होता है, तो हमें सिग्मा एफ आई से उसको एक बार उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। P ऑफ 0 आया तो मैंने इसको 320 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सिग्मा एफ आई हमारा 320 है, तो मेरी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 320 से मल्टीप्लाई किया, 1 राउंड ऑफ करना है इंटीजर वैल्यू पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो राउंड ऑफ करा 194 पे। फिर मैंने इसको 320 से किया तो 97, इसको किया तो 24, इसको किया तो 4। सबकी फ्रीक्वेंसी जो भी इसकी आई ना पॉइजन, उसको 320 से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पॉइजन वाली। फिर मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया 320 से, तो मेरा ये आ गया। अब न्यू टेबल मेरी बनी, मेरी जो न्यू फ्रीक्वेंसीज निकाली थी 320 से मल्टीप्लाई करके, उसको मैंने नई टेबल में बना दी और ये मेरा आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, पूरे चांसेस है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हल्का बहुत फ़र्क होता है, बट ये भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज डिफाइंड एज ये। जब आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होगा ना, ऐसा कुछ डिफाइन करेगा, तो समझ लो कि वो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे x तो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर होता है, और सिग्मा हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 से बड़ा होता है। इसका मीन, नॉर्मल का मीन कैसे निकालते हैं, सेम एक्सपेक्टेशन ऑफ x म्यू, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, मीडियन भी म्यू होता है, मोड भी म्यू होता है, यानी कि इसका मीन मीडियन मोड जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो इक्वल रहता है। मीन मीडियन मोड आर इक्वल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें स्टैंडर्ड वेरिएट z, इसकी बहुत वैल्यू है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। z का फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, चाहे इसको आप थोड़ा सा रिलैक्स ले दो, मगर ये तो याद रखना ही। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज z, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से निकलता है। जो z अभी जो मैंने आपको बताया, ये उसकी टेबल है, ये हमारी z टेबल कहते हैं हम इसको, 0 से x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा तक की। ये वैल्यूज़ हैं z की, 0 से लेकर के 3.9 तक होती हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अभी क्वेश्चन में समझाऊंगी कि z टेबल यूज़ कैसे करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, अगर म्यू मुझे दे रखा है 50, सिग्मा मुझे दे रखा है 10, तो मुझे ये 3 चीज़ें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। पहले तो मैं देखूंगी z x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है, म्यू दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, x माइनस 50 अपॉन 10 है हमारा z इस वक्त। ठीक है, पहला है 50 से 80 के बीच में, तो 50 पे z की वैल्यू 0 आ रही है जब मैंने x को 50 रखा, 80 पे जब मैंने x को 80 रखा तो z की वैल्यू 3 आ रही है। ये होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। ये देखो, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाऊंगी। ये एक सिमेट्रिक कर्व होता है, मीन के अकॉर्डेंस पे, मीन की लाइन पे सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा कर्व है। अब z, अब हमें तो पता है ये ओरिजिन है, ये तो z इक्वल टू 0, तो ये z इक्वल टू 3 मैंने माना कि यहाँ पे कहीं आएगा। तो मुझे 50 से 80 अगर x है, तो मैंने उसको मान लिया कि 0 से 3 z है, राइट है ना।
जब 50 था तो 0 आ गया, 80 था तो 3 आ गया, तो मैंने इसको इक्वल रख लिया। तो मुझे यहाँ शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो इस एरिया को मैं कैसे निकालूंगी, जेड टेबल में जहाँ पे जेड की वैल्यू 3 होगी माइनस कर दूंगी जेड की वैल्यू जहाँ पे 0 होगी, तो मेरा इस शेडेड एरिया का आंसर आ जाएगा। जैसे मैं जेड टेबल पे जाती हूँ, मुझे चाहिए Z3 की वैल्यू 0.5987। जब Z3 होगा तो 0.4987 हमारी वैल्यू होगी। ये रहा, माइनस 0 पे तो 0 ही है, तो उसको क्या ही लेना, तो ये आंसर आ गया। जैसे अब 60 to 70 निकालना है। 60 पे Z1 आ गया, 70 पे Z2 आ गया, तो मुझे 1 से 2 तक के बीच में चाहिए, ये शेडेड रीजन चाहिए। अब इस शेडेड रीजन के लिए मैं क्या करूँगी, 2 से Z की वैल्यू 2 से लेकर के माइनस कर दूँगी 1 से लेकर, तो ये शेडेड रीजन की वैल्यू मिल जाएगी। यानी 2 में से 1 ये पार्ट माइनस कर दिया तो ये पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो जहाँ पे Z टेबल में Z=2 पे जो भी वैल्यू है वो माइनस कर दिया मैंने जहाँ पे Z=1 पे वैल्यू है, तो मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही 40-60 पे मैंने किया, 40 पे मेरा -1 आ रहा था, 60 पे मेरा 1 आ रहा था, -1 से 1 मेरे को इस शेडेड रीजन में निकालना। अब मैं चाहूँगी इसको और इसको प्लस करना, लेकिन Z टेबल में माइनस का कोई काम नहीं है, माइनस का कुछ भी वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं इसी को ही मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँगी, तो मेरा 2 का एरिया आ जाएगा। क्योंकि एरिया तो सेम ही है ना, 1 तक जाना -1 तक जाना, एरिया तो सेम है क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है। तो मैं ट्वाइस कर दूँगी, 1 की वैल्यू लूँगी Z टेबल से और 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर ही दूँगी। प्रॉपर्टीज़ भी एक बार देख लो। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस, ये हमारा कर्व दे रखा होता है हमें। कर्व बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल होता है अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टू म्यू। बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल है, यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल है, और मीन वाली लाइन पे सिमेट्रिकल है। अब याद करो, मीन, मीडियन और मॉड तीनों सेम होते हैं, यानी कि वो तीनों ओरिजिन पे कंसाइड करते हैं, तीनों ओरिजिन पे लाइक करते हैं, और वहीं पे सिमेट्रिक है हमारा कर्व। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसाइड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमॉडल। एफ एक्स डिक्रीज करता है रैपिडली, जैसे जैसे एक्स बढ़ता है एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है हमारा। एक्स इज एन एसिम्पटोट टू द कर्व, एक्स एक्सिस जो है वो एसिम्पटोट है कर्व की। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अक्कर करती है जब एक्स म्यू होता है, एक्स म्यू है यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और वो क्या है 1/σ√2π, ये हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा होती है, और सिंस एफ एक्स बीइंग द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, सो नो पोर्शन ऑफ द कर्व लाइज बिलो द एक्स एक्सिस। क्योंकि ये सारा पॉजिटिव में काम करता है, क्योंकि पता है हमें प्रोबेबिलिटी कभी पॉजिटिव नेगेटिव होती ही नहीं है, तो कोई भी पोर्शन इसका नीचे नहीं है, सारा पोर्शन इसका ऊपर है। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं एक बार, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट्स। जब हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है तो हमारे पास म्यू और प्राइम इस फॉर्मूले से निकलता है, सिग्मा i = 1 से n तक xi - a⁻r डिवाइड बाय n। और जब ग्रुप डेटा होता है तो म्यू और प्राइम हमारा 1/n से निकलता है, जो कि होता है सिग्मा fi होता है इंटू सिग्मा fi xi - a⁻r। ये दोनों को भी ध्यान में रखना। म्यू आर मूवमेंट अबाउट मीन होता है, म्यू आर प्राइम मूवमेंट अबाउट ए होता है, वी आर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होता है। यहाँ पे क्या है, μ1 आपका 0 है, μ2 आपका μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का होल स्क्वायर वेरिएंस है, μ3 भी मैंने आपको ऊपर बताया था, μ4 की फॉर्मूला में मैंने आपको ऊपर बताया था, तो a - b की क्यूब से खोलूँगी और a - b⁴ से खोलूँगी। अब स्टीफर्ड था एक बंदा जिसको ये गलत लगे, तो उसने करेक्टेड वैल्यूज़ दी कि भाई μ2 करेक्टेड ही होता है, पहले अब ये वाला μ2 निकालो, ये वाला μ4 निकालो, फिर मैं दोनों को करेक्टेड वैल्यूज़ बताऊँगा। पहले ये वाला निकाला तो उसमें से माइनस कर दो h²/12। h² यहाँ पे साइज ऑफ द क्लास, जैसे 10 से 20 अगर कोई क्लास है तो 10 उसका साइज़ है, मतलब साइज़ आपको दे देंगे, ये साइज़ है हमारा h। और μ4 जब निकालोगे तो μ4 - h²/12 इंटू μ2 + 7/240 इंटू h⁴, ऐसे करके हम अपना करेक्टेड वैल्यूज़ निकालेंगे। अब v1 इसको मतलब v1 ही बोल लेते हैं, वी आर ही बोल लेते हैं, तो v1 देख लो एक बारी। v1 होता है x बार यानी कि मीन, a + μ1 प्राइम, a होता है कोई भी पॉइंट और μ1 प्राइम प्लस किया मैंने। v2 होता है μ2 + v1², v3 μ3 + 3v1 v2 - 2v1 क्यूब, v4 होता है μ4 + 4v1 v3 - 6v1² v2 + 3v1⁴। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन से ही चीज़ें समझ में आती हैं
गिवन दैट साइज इज़ 3, साइज यानी h इज़ 3, μ1 0, μ2, μ3 और μ4 चारों के वैल्यूज दे रखी है। हमें करेक्टेड मोमेंट्स निकालें। बहुत ईजी है, फॉर्मूला लगा लो। करेक्टेड μ2 माइनस h²/12 होता है, तो ये माइनस h²/12 मैंने कर दिया तो मेरा आंसर ये आ गया। और μ4 करेक्टेड जब मैंने निकाला तो h²/12 इंटू μ2 प्लस 7/240 इंटू h⁴, तो ये आ गया आंसर। ये मैंने सॉल्व किया और ये मेरा आंसर आ गया। आप भी अपने साथ साथ सॉल्व करो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो कॉपी में, स्टॉप करके बेशक वीडियो, एंड उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट x इज इक्वल टू 4 आर 1, 4, 10 एंड 45। तो फर्स्ट 4 मोमेंट्स x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 हमारे को पॉइंट दे रखा है और उस पर फर्स्ट 4 मोमेंट्स दे रखी है हमें, ठीक है। हमें मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, μ3 निकालना है और μ4 निकालना है, ठीक है। ये μ1 प्राइम, μ2 प्राइम, μ3 प्राइम और μ4 प्राइम दे रखा है और a दे रखा है कि हमारा 4 है, x इज इक्वल टू 4 जो भी पॉइंट दे रखा है। हमें पता है मीन होता है हमारा x बार और वो होता है a प्लस μ1 प्राइम। तो x बार क्या हुआ, a ये रहा 4 प्लस μ1 प्राइम है 1, तो 5 आ गया। वेरिएंस हमें पता है μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम का होल स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ डाली और मेरा वेरिएंस भी आ गया। μ3 का जो मैंने फॉर्मूला आपको ऊपर बताया था उसमें मैंने वैल्यूज़ डाली तो मेरा आंसर आ गया, और μ4 का मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने वैल्यूज़ डाली, मेरा आंसर आ गया। ऐसे करके ही आप फॉर्मूला याद करके वैल्यूज़ डाल के आप आंसर निकाल सकते हो। हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है स्क्यूनेस, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड कंसाइड। सिमेट्रिकल होती है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने देखा, मीन, मीडियन, मोड कंसाइड किया ओरिजिन पर। लेकिन अगर वो सिमेट्रिकल नहीं होती, व्हेन इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, इट इज़ सेड टू बी एसिमेट्रिकल और स्क्यूड। हम उसको स्क्यूड कहते हैं। स्क्यूनेस इज द लैक ऑफ सिमेट्री। जब सिमेट्री नहीं होती तो स्क्यूनेस होती है। स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू डिपार्ट फ्रॉम सिमेट्री। कि सिमेट्री से कितना वो डिपार्ट कर सकता है उसको हम स्क्यूनेस कहते हैं। जितना ज़्यादा स्क्यूनेस उतना ज़्यादा सिमेट्री से दूर हो। कोई भी मेजर ऑफ स्क्यूनेस इंडिकेट्स द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर्ड विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। स्क्यूनेस पॉजिटिव होती है अगर लॉन्गर टेल लाइज टुवर्ड्स द राइट, लॉन्गर टेल्स राइट की तरफ है तो पॉजिटिव होगी, एंड नेगेटिव अगर लॉन्गर टेल लाइज टुवर्ड्स द लेफ्ट तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगी। अब स्क्यूनेस की थ्योरी तो होगी, थ्योरी भी एग्जाम में पूछी जाती है। अब उसका एसके यानी कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी देख लो। तो मीन, मीडियन, मोड निकालने सीखे थे ऊपर, उसी से निकाला मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एसके। और हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड, तो उससे हम ये भी निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ एसके हमेशा याद करना -3 से 3 के बीच में होती है ऑलवेज। तो मीन माइनस मोड और स्टैंडर्ड डिविएशन से हम एसके निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला हमें पता ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। वेरिएंस निकालेंगे तभी तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन एफ आई का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए वेरिएंस को अंडर रूट कर देंगे। क्वेश्चन से समझते हैं। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमें फिगर्स दे रखी हैं। कितनी फिगर्स हैं हमारे पास? टोटल 9 फिगर्स हैं। हम सबसे पहले मीन निकालेंगे, सिग्मा एक्स आई करेंगे और डिवाइड बाय एन करेंगे, तो हमारा ये मीन आ गया। मोड निकालेंगे, 1 2 3 बार 25 अक्कर हो रहा है और कोई नहीं हो रहा, तो मोस्ट अकरिंग वैल्यू हमारी 25। फिर हम वेरिएंस निकालेंगे, इन सब का स्क्वायर करके सम करके डिवाइड बाय एन करेंगे, 654.111, और मीन जो था उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर हमारी वेरिएंस आ गई। वेरिएंस को अंडर रूट कर देंगे, स्टैंडर्ड डिवीएशन आ गई। अब एसके में मीन माइनस मोड डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डिवीएशन, ये हमारा आंसर आ गया। मूवमेंट्स आपने देखी हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होती है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होती है। तो ये हम एक मतलब सिंप्लीफाइड फार्मूला है उनके, ताकि आपको आगे क्वेश्चंस में भी हेल्प करें। क्या है ये? सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार बाय एन। यहाँ पे एक्स बार जो है वो आपका मीन है, एक्स बार जो है वो आपका मीन है, यानी कि म्यू है आपका, ठीक है। और म्यू 2 है तो पावर 2 है, म्यू 3 है तो पावर 3 है, म्यू 4 है तो पावर 4 है, आर है पावर आर है, ठीक है। एक मेथड ऑफ मूवमेंट्स भी होता है हमारी स्क्यूनेस निकालने के लिए,
लेकिन उसका कोफिशिएंट बीटा 1 से देखते हैं हम। तो ये होता है म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यूब, म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब, या फिर अंडर रूट बीटा 1 भी कर सकते हैं, म्यू 3 अपॉन म्यू 2 का क्यूब का अंडर रूट। जब बीटा 1 0 आ जाएगा तो परफेक्टली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। जितना ज़्यादा बीटा 1 उतना ज़्यादा स्क्यूड होगी डिस्ट्रीब्यूशन, उतनी ज़्यादा एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारी, जितना ज़्यादा बीटा 1 होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास कर्टोसिस। स्क्यूनेस जो था वो सिमेट्री के लिए था और कर्टोसिस जो है वो पीकनेस के लिए है, कि कितना आपका कर्व पीक्ड है। कैसे? द पीकनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक विच माइट बी मेजर्ड। कर्टोसिस एग्जिबिट द एक्सटेंट टू विच द कर्व इज मोर पीक्ड और मोर फ्लैट टॉप। तो कर्टोसिस बताते हैं कि ज़्यादा मोर पीक्ड है या मोर फ्लैट टॉप्ड है, ऊपर से फ्लैट कितना है या पीक कितना है। इफ़ द आइटम्स कंसनट्रेट टू मच एट द सेंटर द कर्व बिकम्स लेप्टोकर्टिक। अगर बहुत ज़्यादा है सेंटर पर तो वो लेप्टोकर्टिक बन जाएगा, ये वाला। अगर कंसनट्रेशन सेंटर में कंपैरेटिवली लिटिल है तो वो प्लेटिकर्टिक बन जाएगा। ठीक है, अब सेंटर में इतने नहीं है तो वो प्लेटिकर्टिक बन जाएगा। और अगर कर्टोसिस 0 है तो कर्व इज मीजोकर्टिक, दैट इज नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व ये है सिमेट्रिक वाला, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला नॉर्मल कर्व जो सिमेट्रिक होता है जब कर्टोसिस हमारी 0 होती है। ठीक है, फॉलोइंग डायग्राम है, इसमें तीनों कर्व्स आपको डिफाइन करे गए हैं, मीजोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक। कर्टोसिस को हम मेजर करते हैं बीटा 2 के कोफिशिएंट से। तो बीटा 2 का फॉर्मूला होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर, फिर म्यू 4 इज द फोर्थ मूवमेंट एंड म्यू 2 इज द सेकेंड मूवमेंट। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी बीटा 2 की उतना ही पीक्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वैसे ही जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी बीटा 1 की उतनी ज़्यादा स्क्यूनेस ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी बीटा 2 की उतनी ज़्यादा पीक्डनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, फिशर्स मेजर ऑफ कर्टोसिस एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ ग्रीक गामा। गामा 2 हमारा कर्टोसिस के लिए होता है और गामा 1 हमारा स्क्यूनेस के लिए होता है। गामा 2 होता है बीटा 2 -3 और गामा 1 होता है अंडर रूट द बीटा 1। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, एक बार ही देख लो। जब बीटा 2 3 होता है, जब बीटा 2 3 हो जाएगा यानी गामा 2 0 हो जाएगा तो कर्व नॉर्मल होगा, मीजोकर्टिक। जब बीटा 2 लेस देन 3 होगा, जब बीटा 2 लेस देन 3 होगा यानी कि कोई छोटा नंबर होगा, यानी कि गामा 2 जो है वो नेगेटिव होगा तो कर्व प्लेटिकर्टिक होगा। और जब बीटा 2 3 से बड़ा होगा तो गामा 2 जो है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो कर्व लेप्टोकर्टिक होगा। और गामा 1 अगर 0 हो गया, गामा 1 0 हो गया जो कि स्क्यूनेस मेजर करता था, और स्क्यूनेस क्या मेजर करती थी? एसिमेट्रिकनेस मेजर करती थी। तो अगर गामा 1 ही 0 हो गया, स्क्यूनेस का कोफिशिएंट ही 0 हो गया तो वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 4 ऑफ द वेरिएबल्स आर 1.5, 17, -30 एंड 108। वैल्यू 4 है, पहली 4 मोमेंट्स दे रखी हैं। कर्टोसिस निकालनी है। कर्टोसिस निकालने के लिए हमें बीटा 2 चाहिए, बीटा 2 के लिए म्यू 4 अपॉन में म्यू 2 का होल स्क्वायर चाहिए। म्यू 2 निकालते हैं म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का होल स्क्वायर से, तो 17 माइनस 1.5 का स्क्वायर 14.75। एंड म्यू 4 निकालेंगे म्यू 4 के बड़े बड़े फॉर्मूले से जो कि सारी वैल्यू सपोर्ट करेंगे, तो 142.3125 आ जाए। तो 142.3125 डिवाइड बाय 14.75 का स्क्वायर, तो 0.654 आ गया। 0.654 जो है वो 3 से छोटा होता है, तो जब बीटा 2 जो है वो 3 से छोटा होगा तो कर्व होगा प्लेटिकर्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट वैल्यू 5 ऑफ द वेरिएबल्स आर, तो म्यू 1 प्राइम, म्यू 2 प्राइम, म्यू 3 प्राइम और म्यू 4 प्राइम। फर्स्ट 4 मोमेंट्स आपको दे रखिए। ऑब्टेन एज फार एज पॉसिबल द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के। कैसे? फर्स्ट 4 मोमेंट्स तो दे रखी है, अब फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन चाहिए हमें। म्यू 1 0 होता है ऑलवेज, ये हमें पता ही है। म्यू 2 होता है म्यू 2 प्राइम माइनस म्यू 1 प्राइम का होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला जो ऊपर बार बार बताया गया। वैल्यूज डाल के 16 आ रहा है। म्यू 3 का फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के -64 और म्यू 4 वैल्यूज डाल के 162 आ रहा है। म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 और म्यू 4 हमने निकाल लिए। ये भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं एक तरीके से। फिर हमें चाहिए मीन। हमें पता है मीन एक्स बार होता है ए प्लस म्यू 1 प्राइम। ए हमारा जो होता है वो पॉइंट होता है, वैल्यू 5 दे रखा है ना हमारा पॉइंट, ए 5 दे रखा है हमें। म्यू 1 प्राइम हमें ऊपर वो भी दे रखा है 2, 5 + 2 7, तो मीन 7 आ गया।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस हमें पता है μ2 होती है, μ2 में 16 है, स्टैंडर्ड डेविएशन √16 4 आ गया। स्क्यूनेस निकाल लेते हैं बीटा 1 से, μ3 स्क्वायर अपन μ2 का होल क्यूब होता है, μ3 और μ2 की वैल्यू डाल के स्क्वायर और क्यूब करके आंसर 1 आ गया। स्क्यूनेस हमारी जी आ गई 1। वैसे ही कर्टोसिस के लिए बीटा 2 का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, μ4 अपॉन में μ2 का होल स्क्वायर, 162 अपॉन 16 का होल स्क्वायर, 81 अपॉन 128, 0.63 वैल्यू होगी। तो जो गामा 1 होता है वो अंडर रूट बीटा 1 होता है, और जो गामा 2 होता है वो बीटा 2 माइनस 3 होता है। वो पहले भी पढ़ दो। गामा 1 अंडर रूट 1 होता है और बीटा 2 माइनस 3 माइनस 2.37, तो गामा 1 और गामा 2 भी आ गया। तो हमने एक तरीके से मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, गामा 1 गामा 2 सब कुछ ही निकाल लिया, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विल बी डिनोटेड बाय आर एक्स वाई और रो एक्स वाई। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स यानी दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन, इन दो चीज़ों से आर एक्स वाई और पी एक्स वाई से हम रो एक्स वाई से हम डिनोट करते हैं। इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से 1, हमेशा कोफिशिएंट हमारा -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। कोफिशिएंट पॉजिटिव और परफेक्ट होगा अगर आर की वैल्यू 1 होगी, और परफेक्ट और नेगेटिव होगा जब आर की वैल्यू -1 होगी। एक्सट्रीम नेगेटिव होगा तो परफेक्ट नेगेटिव होगा, एक्सट्रीम पॉजिटिव पे होगा तो परफेक्टली पॉजिटिव होगा। अगर आर 0 है तो कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा दोनों वेरिएबल्स के बीच में, आर 0। ठीक है, कोवेरियंस भी हम निकालते हैं। कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालते हैं हम इस वाले फॉर्मूले से, x1 माइनस एक्स बार इंटू y1 माइनस वाई बार, x2 प्लस x2 माइनस एक्स बार इंटू y2 माइनस वाई बार करके n तक डिवाइड बाय n कर देंगे। तो इसको शॉर्ट में हमने ऐसे कर लिया, सिग्मा i इक्वल टू 1 से n तक xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार डिवाइड बाय n, और इसको हम खोल के सिग्मा xi yi माइनस 1 बाय n सिग्मा xi yi भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कैलकुलेट द कोवेरियंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टू वेरिएट्स एक्स एंड वाई। तो हमें कुछ पेयर्स दे रखे हैं, हमें इसका कोवेरियंस निकालना है। सिग्मा एक्स आई करेंगे सबसे पहले हम, पहले वाले हमारे एक्स हैं सारे और बाद वाले हमारे जो हैं वो सारे वाई हैं। तो हमें पता ही है एक्स और वाई का ऐसे ही हमारा पेयर होता है। सिग्मा एक्स आई करा पहले मैंने सबको, फिर सिग्मा वाई आई करा मैंने सबको। ठीक है, तो सिग्मा एक्स आई वाई आई हमने टोटल में किया जब, हाँ तो हमने जब सिग्मा एक्स आई वाई आई इकट्ठे करा, हमने एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स2 वाई2 को मल्टीप्लाई किया, फिर x3 y3 को, और इन सबको साथ में प्लस करते रहे। तो सिग्मा एक्स आई वाई आई जो निकला हमारा सिग्मा एक्स आई वाई है वो 411 निकला। तो हम उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कोवेरियंस का जो फॉर्मूला था 1/n, यहाँ पे n यानी कि 10 नंबर ऑफ पेयर्स थे। तो एक्स आई वाई आई सिग्मा एक्स आई वाई आई माइनस 1/n टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स आई इंटू सिग्मा वाई आई, तो ये हमारा कोवेरियंस का आंसर आ गया। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी देख लो एक बार, रो एक्स वाई। ये कोवेरियंस निकालोगे, फिर अंडर रूट डिवाइड बाय वेरियंस एक्स करोगे, फिर अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट वेरियंस वाई करोगे, या फिर अगर कोवेरियंस को भी अगर मैं डाल दूंगी तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला आएगा। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड है, देख के कर लेना एक बार। ये पेयर्स दे रखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है आपको। आंसर भी आपको 0.8 दे रखा है, तो आप निकाल के मैच कर लेना। हम चलते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, रैंक स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड। इसमें 3 केस होते हैं। पहला केस जब आपको रैंक्स दे रखी हो, दूसरा केस जब रैंक्स ना दे रखी हो, तीसरा केस जब इक्वल रैंक्स दे रखी हो 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, तो पहला केस चेक करते हैं। सबसे पहले जब हमें रैंक दे रखी होती है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस n स्क्वायर माइनस 1। अब हमें रैंक्स 1 रैंक 2 दे रखी है। रैंक 1 मैंने यहाँ लिस्ट कर दी, रैंक 2 मुझे यहाँ लिस्ट कर दी, तो मैंने डी निकाला रैंक 1 माइनस रैंक 2। ये मैंने सबका माइनस करके डी निकाला, फिर मैंने सबको स्क्वायर कर दिया ताकि मेरी कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी ना रहे। सिग्मा डी स्क्वायर कर दिया, फिर मैंने उसको सिग्मा डी स्क्वायर निकाल भी लिया। n 7 रैंक्स है तो मैंने आर के फॉर्मूले में पुट किया 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 12 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा आंसर आ गया, वेरी वेरी इजी। अब सेकंड केस है जब रैंक्स नहीं दे रखी हो तो हम रैंक्स देते हैं टू द डेटा एज हाईएस्ट टू लोएस्ट फ्रॉम 1 टू द एन। तो हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक, लोएस्ट को लास्ट रैंक। जैसे क्वेश्चन देख लो आप, एक्स और वाई है 78, 89, 97, 69, ये सब हमें एक्स की दे रखी है और वाई का डेटा दे रखा है। तो एक्स का डेटा लिखा मैंने, वाई का डेटा लिखा मैंने। अब मैंने रैंक्स देनी है इनको।
जैसे मेरे पास x में सबसे बड़ी वैल्यू है 97, तो मैंने इसको फर्स्ट रैंक दी। फिर उससे छोटी 89, तो मैंने इसको सेकंड रैंक दी। उससे छोटी 79, मैंने उसको थर्ड रैंक दी। ऐसे करते करते मैंने सारे x को रैंक दे दी। फिर ऐसे करते करते मैंने सारे y को भी रैंक्स दे दी। फिर रैंक x माइनस रैंक y करके मैंने d निकाला, फिर मैंने d स्क्वायर निकाला, फिर मैंने सिग्मा d स्क्वायर निकाला, फिर मैंने अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया, तो मेरा 0.952 मेरा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे। When equal ranks are given to more than 2 attributes, तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बड़ा ईजी सा फॉर्मूला है। कैसे? 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 मल्टीप्लाइड बाई m1 क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 क्यूब माइनस m2 प्लस सो ऑन, जितने भी आपके m1 m2 m3 जितने भी प्रेजेंट हुए, डिवाइड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। जहाँ पे ये सारे नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं द वैल्यू इज़ रिपीटेड, ये आपको क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो ये हमारे नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं जितनी बार भी हमारी वैल्यू जो भी रिपीट हुई है। अब x का डेटा दे रखा है, y का डेटा दे रखा है, क्वेश्चन में देखते हैं। मैंने x का डेटा लिख लिया, y का डेटा लिख लिया। अब मैंने रैंक ऑफ x दी। कैसे? सबसे छोटी, अब मैं इसमें सबसे छोटे से शुरू कर रही हूँ। सबसे छोटे को फर्स्ट रैंक दो या सबसे बड़े को फर्स्ट रैंक दो, आपकी मर्जी है, आंसर उससे सेम ही आता है, कोई फ़र्क नहीं आता है। तो हम सबसे छोटे वाले को यहाँ पे रैंक 1 दे रहे हैं, फिर उससे बड़े को रैंक 2 दी, फिर उससे बड़ा 20 था, 20 मेरे पास यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा था, तो अब 2 बार रिपीट हो रहा था, इसको मेरे को थर्ड रैंक देनी थी, इसको मेरे को फोर्थ रैंक देनी थी, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग रैंक नहीं दूंगी क्योंकि ये दोनों जो है सेम वैल्यू है इनकी, तो मैं इनको एवरेज रैंक दूंगी, दैट इज़ 7/2, दैट इज़ 3.5। तो मेरी एवरेज रैंक है, तो मैं इनको एवरेज रैंक दूंगी, 3.5 इसको भी, 3.5 इसको भी। अब मुझे कायदे से देनी तो 3 और 4 थी, पर मैंने दोनों को दे 3.5 दी, तो 4 मेरी यूज़ हो गई, 3 भी मेरी यूज़ हो गई, तो मैं सीधा अगला 5th से शुरू करूँगी। फोर्थ रैंक मैं किसी को नहीं दूंगी, थर्ड रैंक मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं 5th रैंक से शुरू करूँगी। मैंने 5th रैंक दी, फिर मैंने 6th दी, फिर मैंने 7th दी, फिर मैंने 8th दी। ऐसे ही मैंने y में दी। y में क्या था? फर्स्ट रैंक दी मैंने 60 को, फिर सेकेंड रैंक मैंने दी 40 को, नहीं सॉरी ये x वाले है ना, 10 को मैंने फर्स्ट रैंक दी, फिर मैंने 20 को सेकेंड रैंक दी, फिर मुझे 30 को थर्ड रैंक देनी थी, पर 30 तो 1 2 3 जगह प्रेजेंट है, तो 3 जगह मेरे को थर्ड, फोर्थ और 5th 3 जगह रैंक देनी पड़ेगी। तो 3 जगह रैंक देने के लिए मैं क्या करूँगी, इनका एवरेज निकालूंगी। 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 12/3 और ये आ गया 4। मैं 4 रैंक दूंगी सबको, ना मैं 3 दे रही, ना मैं 4 दे रही, ना मैं 5 दे रही, मतलब 4 दे रही हूँ, मैं तीनों को 4th रैंक दूंगी। अब मेरा थर्ड भी यूज़ हो गया, 4th भी यूज़ हो गया, 5th भी यूज़ हो गया, तो फिर मैं अगले वाले 6 से शुरू करूँगी। जैसे मैंने इसमें 4th रैंक दे दी, और अगला रैंक मैं 6 से शुरू करूँगी। 6 फिर 7th रैंक, फिर 8th रैंक, फिर RX माइनस RY करके D निकाला, फिर उन सबका स्क्वायर कर दिया, फिर सिग्मा D स्क्वायर कर दिया। अब M1 M2 क्या होता है? पहले बारी में मेरे पास वैल्यू 20 थी जो कि दो बार रिपीट हुई, तो मेरा M1 है 2 बार रिपीट होना। दूसरे वाले में 30 थी, 3 बार रिपीट हुई, तो मेरा M2 है 3 बार रिपीट होना। आपके क्वेश्चन में M3 M4 भी हो सकता था, या सिर्फ M1 भी हो सकता था, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। फिर मैंने इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, 81.5 D स्क्वायर सिग्मा D स्क्वायर, फिर 1/12 m1 क्यूब माइनस m1, फिर m2 क्यूब माइनस m1 m2, और फिर इसको पूरा सॉल्व करा तो मेरा r = 0 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये तीनों केसेस मेरे कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूनिट 1 में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड भी है, तो पहले उसको देख लेना, फिर ही यूनिट 2 की वीडियो देखना, क्योंकि मैं बाइनोमियल उसमें पढ़ा चुकी हूँ। तो बाइनोमियल का हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR P की पावर R Q की पावर n-R। P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो हम उसके एक बारी कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं बाइनोमियल के। सारे पैरामीटर्स मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। जैसे μ1 प्राइम और μ2 प्राइम होता है। μ1 प्राइम तो मीन होता है NP, μ2 प्राइम होता है NPQ + n² p²। μ1 = 0 ऑलवेज, ये तो हमें पता ही है कि μ1 तो हमारा हमेशा 0 होता है। μ2 हमारा वेरिएंस होता है NPQ, मीन NP, वेरिएंस NPQ। μ3 होता है NPQ × Q - P, और μ4 होता है NPQ × 1 + 3 टाइम्स ऑफ n - 2 PQ। ये सब मैंने सॉल्व करके लिखा है, आपको सॉल्यूशन में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ में, मेथड में, ये याद रखना है। फिर स्क्यूनेस और कर्टोसिस का कोफिशिएंट भी दे रखा है, μ3² / μ2³ डिवाइड बाई μ4 / μ2²। तो हमने Q - P का होल स्क्वायर / NPQ, और ये होता है 3 + 1 - 6 PQ / NPQ। फिर यहाँ से हमने गामा 1 निकाला √B1, तो अंडर रूट कर दिया इस वाली वैल्यू को,
फिर गामा 2 निकाला हमने, बीटा 2 माइनस 3 होते हैं, तो इसको कैंसिल करते हैं 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू, ये कर्टोसिस के लिए और ये स्क्यूनेस के लिए। अगर p हाफ से छोटा है तो स्क्यूनेस पॉजिटिव है, यहाँ पे p है ना, ये अगर हाफ से छोटा है तो स्क्यूनेस पॉजिटिव, हाफ से बड़ा है तो नेगेटिव, और हाफ की जितना है तो स्क्यूनेस 0। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी देख लो इसका, q प्लस पी ई टू द पावर t की पावर है। मोड फॉर बाइनोमियल, मोड फॉर बाइनोमियल कहाँ लाया करता है, n प्लस 1 इंटू पी टू द पावर n प्लस 1 इंटू पी माइनस 1 और n प्लस 1 इंटू पी, इन दोनों के बीच में लाया करता है, n माइनस 1 और 1 के बीच में। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक बार क्वेश्चन कर रहे थे, उसके बाद हम पॉइजन के स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स पे जाएंगे। जैसे ये है, क्रिटिसाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एनी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन इज 5 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 3। अब फॉर्मूला तो हमें पता है, अब हमें पता है मीन एनपी होता है, तो एनपी तो इसने 5 दे दिया और इसने बोला एनपी क्यू वेरियंस नहीं, स्टैंडर्ड डिवीजन 3 होती है। स्टैंडर्ड डिवीजन होती है अंडर रूट वेरियंस, तो अगर हम अंडर रूट वेरियंस, अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर कर दें तो ये हमारी वेरियंस आ जाएगी, तो 3 का स्क्वायर यानी वेरियंस हमारी 9 आ जाएगी, तो एन पी क्यू 9 आ गया। फिर मैंने एन पी क्यू अपॉन एन पी किया तो क्यू क्या आ गया मेरे पास 1.8 आ गया, लेकिन क्यू क्या आ गया 1.8 आ गया, लेकिन हमें पता है प्रोबेबिलिटी तो हमारी 0 से 1 के बीच में होती है और क्यू जो है वो 1 माइनस पी होता है, तो क्यू तो कभी भी ग्रेटर देन 1 आ ही नहीं सकता, तो हेंस दिस गिवन स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट जो है वो गिवन है जिसका मीन 5 और स्टैंडर्ड डिवीजन 3 है, गलत होगी। ठीक है, अब ऐसे ही स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स ऑफ पॉइजन भी होता है। पॉइजन का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। इसका μ1 प्राइम m होता है, μ2 प्राइम m प्लस m स्क्वायर होता है, μ3 प्राइम m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m होता है, और μ4 प्राइम m4 प्लस 6m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर प्लस m होता है। μ1 0 होता है ऑलवेज, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। μ2 वेरियंस m, μ3 m, हमने देखा था पॉइजन में μ1 प्राइम μ2 और μ3 तीनों ही m थे, μ4 3m स्क्वायर प्लस m, μ1 प्राइम μ2 μ3 तीनों इक्वल है और m है। बीटा 1 याद कर लो 1/m, तो गामा 1 अंडर रूट 1/m, बीटा 2 3 प्लस 1/m, तो गामा 2 सिर्फ 1/m, तो बीटा 1 और गामा 2 यहाँ पे इक्वल है। इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज हाफ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। हमें पता है p ऑफ x इज इक्वल टू 0 होती है e टू द पावर माइनस m इंटू एम टू द पावर 0 अपॉन 0 का फैक्टोरियल, तो ये होता है e टू द पावर माइनस एम ही। यहाँ पे e टू द पावर माइनस लैम्डा ले रहे हैं, यहाँ पे लैम्डा और m इक्वल ही है, हम m लेते हैं, इन्होंने लैम्डा ले रखा है बुक में से। ठीक है, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा, तो हमें दे रखी है इसकी वैल्यू हाफ, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ गया तो माइनस लैम्डा इज लॉग हाफ, लॉग 1 माइनस लॉग 2, माइनस अगर मैंने इधर दे दिया, माइनस इधर दे दिया ना, तो हो गया लॉग 2 माइनस लॉग 1, लॉग 1 पर हमें पता है 0 होता तो कुछ नहीं होता, तो log 2 लैम्डा इज इक्वल्स लॉग 2। अब लैम्डा यानी कि m हमें पता है हमारा मीन होता है, मीन हमें पता है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ गया log 2 आंसर। बहुत इजी है ना। अब इसका एक बार ये रहेगा पॉइजन का, mgf होता है इसका e टू द पावर माइनस m 1 माइनस e टू द पावर t, और म्यू आर प्राइम हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ टी आर अपॉन आर फैक्टोरियल होता है mgf में, और मोड होता है इसका m-1 से m, ये भी याद रख लेना। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमारा मीन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x म्यू, वेरियंस सिग्मा स्क्वायर ही होता है, मीडियन भी म्यू होता है, मोड भी म्यू होता है, तो मीन मीडियन मोड तीनों म्यू होता है। मीन मीडियन मोड जो है कंसाइड एट ओरिजिन, तो मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसे इसका सिमेट्रिक कर्व होता है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे मीन है और यहीं पे मोड है, और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है। ऑड मोमेंट्स अबाउट मीन आर 0 एंड इवन मोमेंट्स अबाउट मीन आर ये, तो जैसे कि अगर n को मैं 1 लूँ तो μ2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 इंटू म्यू ऑफ आई थिंक 0, 2 माइनस 2 इज 0, यस ये आएगा। ठीक है, कैसे अब म्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ
म्यू ऑफ ज़ीरो कुछ नहीं, 1 इंटू 1 तो म्यू 2 आ गया सिग्मा स्क्वायर। वैसे ही म्यू 4 लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू 2 4 8 माइनस 1 इंटू 7, नो एक्चुअली इट्स 2 2 4 माइनस 1 3 इंटू म्यू ऑफ 2, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इंटू 3 इंटू म्यू ऑफ 2 था सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 सिग्मा टू द पावर 4। ये 4 मैंने आपको लिस्ट भी कर रखे हैं, बाकी आप फॉर्मूले से निकाल लेना। म्यू 1 0, म्यू 3 0 ऑड है, म्यू 2 सिग्मा स्क्वायर, म्यू 4 3 सिग्मा की पावर 4। बीटा 1 क्योंकि इसमें ऑड आ गया तो 0, बीटा 2 में कोई ऑड नहीं है तो फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ लगाई तो 3 आ गया। गामा 1 अंडर रूट बीटा 1 तो 0 ही रहेगा, तो गामा 2 बीटा 2 माइनस 3 माइनस 3 0, बीटा 1 गामा 2 तीनों 0 तीनों इक्वल। सिंस मीन 0 है, यहाँ पे मीन 0 होता है हमारा, तो जो मोमेंट्स है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर प्राइम रहने वाली है और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर प्राइम, दोनों इवन और ऑड के केसेस में। तो यानी कि इसका सार ये म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर प्राइम रहने वाली है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको समझने के लिए। फर्स्ट मोमेंट अबाउट 10 इज 40, फोर्थ मोमेंट अबाउट 50 इज 48, व्हाट्स द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट मोमेंट अबाउट 10 दे रखी है हमें 40, म्यू वन प्राइम फर्स्ट मोमेंट है, एक्स बार मीन है और ए हमारा पॉइंट है। तो हमने एक्स तो इसको इधर कर दिया, एक्स बार की वैल्यू निकालनी है, हमें मीन निकालना है, मीन तो एक्स बार होता है। म्यू वन प्राइम प्लस ए, म्यू वन प्राइम दे रखा है 10, ए दे रखा है 40, नहीं ए दे रखा है 10 और म्यू वन प्राइम दे रखा है 40, तो 40 प्लस 10 इज 50 इज द आंसर, तो हमारा मीन आ गया 50। अब फोर्थ मोमेंट अबाउट एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 50 इज 48, तो म्यू 4 तो 48 है, हमें पता है म्यू 4 क्या है 3 सिग्मा टू द पावर 4, म्यू 4 ही यहाँ पे म्यू 4 प्राइम है क्योंकि हमने देखा ऊपर कि म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर प्राइम ही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो 3 सिग्मा टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 48, तो सिग्मा की वैल्यू 2 आ गई, सिग्मा स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो वेरिएंस की वैल्यू 4 आ जाएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 2 आएगी, हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा सारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं, इसी के साथ हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। यूनिट 2 में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जिसको आपको याद करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे उतने ज़्यादा ही आपको हेल्पफुल रहेगा। और हमारे जो प्रीमियम बंडल है जो बंक टू ब्रेन्स की वेबसाइट पे है, वो जाके प्रीमियम बंडल ले लेना जिसमें कि PYQ है काफ़ी सारे, उन PYQ को प्रैक्टिस कर लेना और कुछ रिविजन नोट्स हैं जिनको आप गो थ्रू भी कर लेना। ये वीडियो और लेक्चर देखने के बाद इसके नोट्स देखने के बाद इसके क्वेश्चंस रिवाइज करने के बाद PYQs ट्राई करना और सारे फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है यूनिट 2। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म्स एंड थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।